Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss classification of drug of national origin part 5. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है कि भाई जो प्लांट्स हैं या फिर क्रूड ड्रग्स हैं या जो भी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाली सिस्टम्स हैं उसको अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर साइंटिफिक स्टडीज के लिए उनको इजी बनाने के लिए। तो अभी तक अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेटिकल के अंदर अपन किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, फिर आया था मॉर्फोलॉजिकल, देन केमिकल, देन टेक्सोनॉमिकल। ये सारी की सारी चीजों को अपन ने अच्छे से डिटेल कर लिया। आज अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि किस तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे है जो कि क्रूड ड्रग्स को, यानी कि चाहे वो प्लांट से हो, चाहे वो एनिमल से हो, चाहे वो मिनरल सोर्सेस से हो, यानी कि एक तरीके से नेचुरल सिस्टम्स किस तरीके से उसकी एक्टिविटी के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। Here the crude drugs are grouped according to the pharmacological action, therapeutic action of the chief active constituent, most important और therapeutic uses। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स हैं या जो भी अपनी क्रूड ड्रग्स हैं उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि उनके अंदर आने वाला यूज, उनके अंदर जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है जो यूज आ रहा है, कौन से अपन पर्टिकुलर उसके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी थेरेपेटिक यूज के लिए। जैसे अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो काफी सारे प्लांट्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम आते हैं, काफी सारे प्लांट्स हैं जो कैंसर के इलाज के लिए काम आ रहे हैं, काफी सारे एंटीवायरल के लिए काम आते हैं, कोई एंटीबायोटिक के रूप में भी काम आता है। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या हो गई, उनका यूज। यानी कि अब जब अपने को सर्च करने को मिलेगा तो अपन सर्च करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करती हैं, उन सबके नाम आ गए। देन एंटी कैंसरस, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं नेचुरल जो सोर्स से ऑब्टेन होती हैं वो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, उन सब के नाम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यूज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया गया। काफी सारे इसके एडवांटेजेस भी मिले, कुछ डीमेरिट्स भी थी। तो अगर अपन बात करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने को प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो बहुत सारी एक्टिविटी है, बट जो लार्जेस्ट अपने को मिलती है वो मिलती है पेन किलर्स, यानी कि जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने वाले, अल्सरोजेनिक यानी कि जो अल्सर के ट्रीटमेंट में भी काम आती है, एंटी अल्सर मेडिसिन भी काम आती है, वाउंड हीलिंग, घाव को भरने के लिए, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी बायोफिल्म, टायरोसिन इनहिबिशंस, ऑन्कोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक एंटी कैंसर एक्टिविटी हो गई, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी हो गई, HIV के ट्रीटमेंट्स के लिए भी काफी है जो कि क्रूड ड्रग्स हैं जो कि यूज आने लगी हैं, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल। यानी कि हर तरीके की कोई भी आप फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उठा के देख लीजिए जो आज की बीमारी के उपचार के लिए काम आ रही है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन होती हैं। यानी कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन का अगर ये टॉपिक भी है कि अकॉर्डिंग टू यूज, तो वो सारे के सारे डिजीजेस जो कि राइट नाउ प्रेजेंट हैं उन सब के ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं अपने जो प्लांट्स हैं या चाहे क्रूड ड्रग्स हैं वो काम आती हैं। वन बाय वन अगर अपन एग्जांपल के साथ देखें कि कौन कौन से एक्टिविटीज के अंदर जो प्लांट्स हैं वो काम आते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन GIT। तो यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि गट पे काम करती है, गट यानी GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर है जो कि कौन सी ड्रग काम आती है। तो उनकी काफी सारी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर कुछ ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब GIT के अंदर तो बहुत सारी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों में कौन कौन से प्लांट्स काम आते हैं पर उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बीटर्स। अब बीटर क्या होते हैं, ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है, जिनका टेस्ट है जो काफी कड़वा होगा। अब ये बेसिकली है जो कि एपेटाइजर के रूप में काम आता है, यानी कि जिनको भूख नहीं लगती या जिनको भूख बढ़ानी हो, भूख बढ़ाने के लिए जो एजेंट्स दिए जाते हैं दे आर नोन एज बीटा टॉनिक्स। मोस्टली जेंटियन, क्वेसिया, सिंकोना है जो कि बीटा टॉनिक्स के रूप में दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन कार्मेटिव्स की। अब कार्मेनेटिव बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो कि फ्लूटुलेंस जो होती है यानी कि गैस होती है उनको कम करते हैं। अब गैस कम करने वाले एजेंट्स की अगर अपन बात करें, एग्जांपल्स हैं दिल, मेंथा, कार्डामोम, ये सारे के सारे। फिर अपन बात करते हैं अमेटिक्स की। अब अमेटिक क्या होता है, ऑब्वियसली अमेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं। अब वॉमिटिंग में कोई ना कोई रीजन है इसलिए इंटेंशनली इंड्यूस करवाई जा रही है। तो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने का जो मेन रीजन है वो ये रहता है कि सपोज आपने कोई टॉक्सिक एलिमेंट खा लिया, कोई पॉइजनस एलिमेंट खा लिया, तो उसे जल्दी से जल्दी किसी नेचुरल सोर्स से बाहर निकालना। अब वहां पे कौन कौन से एजेंट्स काम आते हैं, तो वहां पे काम आता है इपेक्चुआना। इपेक्चुआना एक ड्रग है जो कि अमेटिक प्रॉपर्टी की होती है, यानी कि वो खाने से नेचुरली है जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। देन है एंटी अमोएबिक।
ऑलवेज से नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीअमाबिक वो ड्रग हैं जो कि अमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको क्योर करने के लिए काम में आती हैं। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो लाइक क्यूरची हो गया, इपेक्चुआना हो गया। फिर बात करते हैं अपन बल्क लग्जेटिव्स की एंड पर्गेटिव्स की। बल्क लग्जेटिव एंड पर्गेटिवली मोस्टली जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर जो कब्जी हो जाती है तब दिए जाते हैं, ताकि एक तरीके से कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल सके और जो फीकल है वो आसानी से है जो कि डिस्चार्ज किया जा सके। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं बल्क लग्जेटिव की तो अगार हो गया, इसबगोल हो गया, बनानास हो गए, ये सारे के तो बल्क लग्जेटिव्स के रूप में आते हैं। वाइल पर्गेटिव की बात करें तो लाइक सेना है, कैस्टर ऑयल है, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात करते हैं अपन पेप्टिकल्स की। अब पेप्टिकल्स क्या होता है, तो बेसिकली जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जब एसिड है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली लाइन नहीं हो पाती है तो स्टमक के अंदर है जो कि छोटे छोटे घाव होने शुरू हो जाते हैं उनकी लाइनिंग के ऊपर। दिस इज नोन एज अल्सर, जो कि काफी पेनफुल होते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग भी होती है। तो उनके ट्रीटमेंट्स के लिए भी काफी सारी चीजें काम आती हैं, जिसमें एग्जाम्पल है एक तो रॉ बनाना एंड दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइसरिक एसिड। फिर बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वो सारी ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम आती हैं। अगर आप वापस याद करें तो क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सारी की सारी ड्रग्स के एग्जांपल किस बेस पे दिए जा रहे हैं, उनके यूज के आधार पे, उनके थेरापेटिक यूज के आधार पे। तो अगर अपन बात करेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं, तो यहाँ पे भी 4 कैटेगरी अपने को मिलती है। पहला है एक्सपेक्टोरेंट, देन एंटी एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एंड ब्रोंकियोडायलेटर। अगर मैं एक्सपेक्टोरेंट की बात करूं तो एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली है जो कि जो स्पुटम है, यानी कि जो स्पुटम यानी कि जो कफ होता है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और साथ ही साथ जो अपना एयर पास है वो क्लियर करते हैं, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि कफ में काम आते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो लाइक लिक्वोराइस है, दालचीनी है, इपेक्चुआना है, वसाका है, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टोरेंट में काम आते हैं। देन अगर बात करें सेकंड इज एंटी एक्सपेक्टोरेंट। एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रामोनियम लीव्स लाइक एट्रोपिन। अब ऐसी कौन सी पर्टिकुलर टाइप है या ऐसे कौन सा समय है जब अपने को एंटी एक्सपेक्टोरेंट लेने की जरूरत है, यानी कि अपने को जो अपने सिक्रेशंस हैं उनको कम करने की जरूरत है। तो ऑब्वियस है जब सर्जरीज होती है तो उस टाइम पे जो ब्रोंकियल सिक्रेशंस हैं या जो दूसरे सिक्रेशंस हैं उनको रोका जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान वॉमिटिंग ना आ जाए या फिर स्टमक में अंदर कोई ना कोई फूड ना रह जाए। तो उनके लिए इस तरीके के एंटी एक्सपेक्टोरेंट सिस्टम्स भी दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं एंटीटसिव। अब एंटीटसिव भी एक्सपेक्टोरेंट की ही कैटेगरी है, बट जब ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है उसको कहते हैं एंटीटसिव। एग्जांपल इसका है ओपियम, यानी कि ओपियम है जो कि एज ए एंटीटसिव दिया जाता है। देन है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स बेसिकली जो ब्रोंकियाइज होती है उनको डायलेट कर देते हैं, जिससे जो एयर पास है यानी कि जो एयरवे है वो उसमें आसानी से जो एयर है वो आ जा सकती है, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सांस लेने में या जो कंजेशन हो रहा था वहां पे अपन ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। एग्जांपल है एफिड्रा एंड टी। फिर है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सारा का सारा हार्ट का मैकेनिज्म की बात आ गई। खून आ रहा है, खून जा रहा है, हार्ट के अंदर से पंप हो रहा है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और ये ब्लड क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन ये पर्टिकुलर सब ऑर्गन्स में सप्लाई की जा रही है। तो अगर ये फेल हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो कि धीरे धीरे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द माइन्यूट डिफरेंसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को भी काफी सारी चीजों में डिवाइड किया है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो एंजाइना पेक्टोरिस है, चाहे वो कार्डियक डिप्रेशन हैं, या फिर कार्डियोटोनिक्स हैं, या फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने वाले एजेंट्स हैं, ये सारे के सारे, यानी कि हार्ट के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज। अब कौन कौन से एजेंट्स हैं किस पर्टिकुलर डिजीज में काम आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है डिजिटालिस, स्क्विल एंड स्टेफेंथस। दिस इज अ डिजिटालिस। देन कार्डियो डिप्रेसेंट की अगर बात की जाए तो कार्डियो डिप्रेसेंट इज सिनकोना एंड वेराट्रम। सिनकोना इज obtained फ्रॉम सिनकोना ऑफिसोनालिस, जिसका क्विनिन एंड क्विनिडीन है जो कि काम आते हैं। क्विनिन तो काम आती है मलेरिया के अंदर और क्विनिडीन काम आती है कार्डियो डिप्रेसेंट के अंदर, यानी कि इसके आइसोमर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं। देन बात करते हैं अपन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की, तो एग्जांपल इज इर्गोट एंड एफिड्रा। देन एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि जो बीपी है, हाइपरटेंशन है, उसको कम करते हैं, वो एग्जांपल है राउलवोल्फिया। अब अपन बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो होता क्या है, या फिर अपन सीधी बात करें
फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे कि ऐसी कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम दो तरीके से मिलकर बना है, एक मिला है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और दूसरा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो वो सारी ड्रग्स जो कि अपनी सेंट्रल सिस्टम पे वर्क कर रही हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो भागों से मिलकर बना है, एक बना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस और दूसरा मिला है एसएनएस यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो उसे कहते हैं अपन क्लोरिनर्जिक सिस्टम, एंड व्हाइल सिंपैथेटिक सिस्टम की बात की जाए तो उसे कहते हैं अपन एड्रेनर्जिक सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ये पर्टिकुलर वो नर्वस सिस्टम है जो कि सारे के सारे वॉलंटरी वर्क्स को ना एस्टेब्लिश कर रहा है। अब वॉलंटरी वर्क्स कौन कौन से अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि आईज का ब्लिंक होना, हार्ट का धड़कना, डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, ये सारी की सारी गतिविधियां क्या हैं अपनी बॉडी में नेचुरली होती हैं। तो ये कौन सी करती हैं, ये होती हैं बाय कंट्रोल क्रेनियल नर्व के द्वारा, और इनको जो कंट्रोल करता है वो करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बेसिकली है एडिजेनिक सिस्टम जो कि फाइट एंड फ्लाइट के लिए होता है, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक कह दो या फिर क्लोरिनर्जिक सिस्टम कह दो वो होता है डाइजेशन एंड रेस्ट के लिए। यानी कि इन तरीके से इन दोनों के जो पार्ट है वो डिवाइड होते हैं। अब प्लांट में कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी काम करती हैं, यानी कि वॉलंटरी अगर कोई चीज खराब हो गई, डाइजेशन खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, रेस्पिरेटरी को डिजीज हो गई, तो वहां पे वो वर्क कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है एड्रेनर्जिक सिस्टम। एग्जांपल दे रखा है एफिड्रा। एफिड्रा की अगर मैं बात करूं तो एफिड्रा बेसिकली है जो कि ब्रोंकिया के ऊपर काम करता है। जैसे अस्थमा है तो अस्थमा में है जो कि एफिड्रा दी जाती है। तो नाम से पता चल रहा है कि एड्रेनर्जिक क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, स्ट्रेस के अंदर काम कर रहा है, स्ट्रेस में कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन ये वाले वर्किंग भी करेगा। तो अगेन यहाँ पे ड्रग है जो कि एफिड्रा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए काम आएगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें स्क्रीन पे, क्लोरिनर्जिक सिस्टम। अब क्लोरिनर्जिक सिस्टम क्या है, एग्जांपल की बात है फाइटोस्टिग्मा एंड पिलोकार्पिन। तो जैसे कि डाइजेशन हो गया, मसल रिलैक्शन हो गया, मसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये काम है जो कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर आईज में कोई इंट्राऑक्यूलर टेंशन है, उन पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर अपने को क्लोरिनर्जिक ड्रग्स देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं लास्ट एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम। एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम की बात करें तो एग्जाम से बेलाडोना एंड धतूरा। ऑब्वियस है ये ओपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक के, तो ये सिंपैथेटिक के जैसे वर्क करेगी। यानी यहाँ पे भी क्या है, जो अस्थमा है या फिर ब्रोंकियल सिस्टम से रिलेटेड है जो बीमारियां, उनके अंदर ये काम आते हैं। फिर अपन बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आ गए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के बारे में अपन ने देख लिया, अब अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन काम करता है, तो ऑब्वियस है वो ड्रग जो सारी की सारी हेलुसिनेशन की बात हो गई, डिप्रेशन की बात हो गई, एंटी एंजाइटी हो गया, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बात होगी। अब प्लांट्स के अंदर या फिर नेचुरल ड्रग्स में कौन कौन सी हैं जो कि ऐसी एक्टिविटी रखती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रल एनाल्जेसिक, एग्जाम्पल है ओपियम, देन सीएनएस, एग्जाम्पल है कॉफीन, फिर है एनालेप्टिक्स। अब एनालेप्टिक्स कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली स्टिमुलेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जो सीएनएस स्टिमुलेंट वाली एक्टिविटीज होती हैं, या साथ में जो मूड स्टेबलाइजर्स के रूप में भी काम लिए जाते हैं, लाइक नक्स वोमिका हो गया, लोबेलिया हो गया, कैम्फर हो गया, ये सारे सारे दे आर सीएनएस स्टिमुलेंट ऑल्सो। देन सीएनएस डिप्रेसेंट, जो सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं, लाइक हाइसोसाइमस हो गया, बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया। देन है हेलुसिनोजेनिक्स एजेंट्स, बेसिकली जो हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। अब हेलुसिनेशन क्या होती है, जैसे कि आप देखते हो काफी समय जो लोग नशीली दवाएं ले लेते हैं, तो नशीली दवाओं के समय क्या होता है कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो रियल में प्रेजेंट नहीं है बट उनको दिख रही है, उनके साथ हो रही है। दिस इज हेलुसिनेशन, यानी कि एक्स्ट्रा इमेजिनेशन। तो ऐसी भी ड्रग्स हैं प्लांट्स में जो कि इस तरीके की चीजें क्रिएट करती हैं, जैसे कि जो नशीली दवाएं हैं, लाइक कैनाबिस हो गया, पोपिलैक्टेक्स हो गया, सारे के सारे। फिर अपन बात करते हैं एंटी कैंसर की। सबसे पहले कैंसर की मैं बात करूं तो कैंसर क्या है, इट इज अ इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल।
बॉडी ग्रोथ कर रही है तो सेल डिवीजन तो होगा, बट जब सेल है जो कि इरेगुलर या फिर अनकंट्रोलेबल वे में है जो कि डिवाइड होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, एक ट्यूमर क्रिएट हो जाएगा। उस ट्यूमर को अपन कह देते हैं कैंसर। दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेंजियन और दूसरा होता है मैलिगेंट। अब उनके ट्रीटमेंट में ऐसे कौन से नेचुरल क्रू ड्रग्स हैं जो काम आती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। लाइक विंस्का हो गया, पोडोफाइलम हो गया, कैम्पोथिएसी हो गया एंड टेक्सस हो गया। ये सारी की सारी जो प्लांट्स हैं वो सारी की सारी एंटी कैंसर एक्टिविटीज के रूप में काम आती हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म। जो स्क्रीन पे आप फ्लावर देख रहे हैं दिस इज विंस्का। नेचुरल नेम भी आपको पता है, जो सदाबहार के फूल हैं जो हर जगह उगे रहते हैं वो एंटी कैंसर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। फिर बात करते हैं अपन एंटी स्पास्मोडिक्स की। अब स्पास में है, चाहे मसल्स में आ सकते हैं, स्केलेटन में आ सकते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी होता है। तो ऐसे कौन सी नेचुरल ड्रग्स हैं जो कि स्पाज्म्स को कम करती हैं, चाहे वो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रही हूँ या चाहे वो स्केलेटन मसल को रिलैक्स कर रही हूँ। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर आएंगे ओपियम, धतूरा एंड हाइसोसाइमस, वाले स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट में आएंगे क्यूरेर। एंटी रूमेथेटिक्स की बात करें तो एंटी रूमेटिक्स एजेंट्स वो हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लाइक एकोनाइट, कॉल्चिकम एंड गूगल। पर एंटी हेलमेंथिक की बात की जाए, जो हेलमेंथी इसके अंदर काम आता है, विदांग हो गया, क्वेसिया हो गया, मेलफन है जो कि सारे के सारे एजेंट्स काम आते हैं। फिर है इम्यूनोमोडुलेटर एजेंट। अब इम्यूनोमोडुलेटर एजेंट्स कौन है, ये वो सारे एजेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। आपने जैसे आयुर्वेदा में नाम सुना होगा, ये च्यवनप्राश मिलते हैं या जो टॉनिक मिलते हैं, ये क्या करते हैं, आपको किसी भी आने वाली बीमारी से पहले से ही डिफेंस मैकेनिज्म को आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो बीमारी आपको ना लग सके। एग्जाम्पल की बात करें लाइक अश्वगंधा, तुलसी, जिनसेंग, एस्परगस, पिक्रोजिया, कुवरा, ये सारा का सारा है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आप च्यवनप्राश के पीछे भी लेबल देखें तो इनमें से काफी सारे कंटेंट है जो कि आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो जो छोटे मोटे इन्फेक्शन हैं, जो वायरल इन्फेक्शन हैं, वो जो सीजनल चेंजेस इन्फेक्शन हैं वो अपने को ना लग सके। फिर बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि स्किन के ऊपर काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर काम करती हैं। लाइक ऑयल्स, वुल फैट, बीज वैक्स एंड बाल्सम ऑफ टोलू, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो टॉनिक्स के रूप में आप अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि आप नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं। देन एस्ट्रीजेंट, एस्ट्रीजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, लाइक माइरोबायन हो गया, ब्लैक कटेक्चू हो गया। देन एंटी मलेरियल, अगेन फीमेल एनाफिलीज होती है जिससे मलेरिया होता है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर एजेंट है जो मूव करने लग जाएगा, फिर आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स देनी पड़ती हैं उससे किल करने के लिए। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, दिस इज सिंकोना एंड आर्टिमिसिया। देन लोकल एनास्थेटिक्स, लोकल एनास्थेटिक्स मतलब बेसिकली जो एक पर्टिकुलर पार्ट को है जो सूना कर देते हैं। जैसे सपोज आपको हैंड की सर्जरी करवानी है तो आपको पूरे की पूरी बॉडी को सूना करने की या फिर नींद देने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया को ही है जो कि एनास्थेटिक देके उस चीज को पूरा सुन कर दिया जाता है। तो वो कौन से नेचुरल एजेंट्स हैं जो कि अपन यूज करते हैं एज ए लोकल एनास्थेटिक्स, द नोन एज कोका लीव्स। कोका लीव्स हैं जो कि यूज की जाती हैं एज अ एनास्थेटिक। फिर बात करते हैं अपन इम्यूनाइजिंग एजेंट्स के। अब इम्यूनाइजिंग एजेंट्स और इम्यूनाइजिंग एजेंट्स दो डिफरेंट हैं, उसमें तथा वो प्लांट्स जो कि इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, अगर आप गौर से देखें, लाइक वैक्सीन, सेरा, टॉक्सॉइड्स एंड एंटीटॉक्सिन्स। अब ये क्या क्या है, तो अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ तो वैक्सीन में तो बेसिकली एक तरीके की है जो कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर है जो कि किल बैक्टीरिया डाल दिए जाएंगे, किल वायरसेस डाल दिए जाएंगे और उनकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी जाएगी, यानी कि उनके अंदर रोग पैदा करने की क्षमता नहीं है, बट अपने बॉडी को ये लगेगा कि हाँ भाई ये आएंगे और अपने बॉडी में रोग पैदा करेंगे, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, सेल्फ ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी जनरेट करेगी। तो लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम भी लगता है बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए, बट उस तरीके के वायरस या बैक्टीरिया कभी बॉडी में आए तो वो बीमारी अपने को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज नोन एज वैक्सीन्स। वही सेरा की बात करें तो सेरा शॉर्ट टर्म के लिए है, अपने को तुरंत इम्यूनाइजिंग देती है, बट इसके अंदर है जो कि एंटीबॉडीज ही दिए जाते हैं सीधे के सीधे, इसमें एंटीजेंस नहीं दिए जाते। तो सीधा का सीधा जैसे आपने दिया, इम्यूनिटी बूस्ट हुई आपकी, एंटीबॉडीज ने काम किया सारा का सारा, और फिर वो वापस है जो कि वेनिश, यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर वो खत्म भी हो जाती है। फिर बात करते हैं टॉक्सॉइड की। तो टॉक्सॉइड बेसिकली जो वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं उनके इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो कि अगेन इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। और वाइल एंटीटॉक्सिन्स की अगर अपन बात करें तो दे आर द एंटीबॉडीज विथ न्यूट्रलाइज स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, यानी कि एक तरीके से एंटीबॉडीज होते हैं जो कि किसी भी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं।
कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो थेरेपेटिक यूज के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं वो। सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करेंगे, अपने को एडवांटेज क्या मिला इस तरीके के क्लासिफिकेशन से। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज फॉर सजेस्टिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग इफ दे आर नॉट अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें अपने को क्या मिलता है कि जैसे इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी है जो अपने को दे दिया। तो सपोज अपने को कोई पेन किलर चाहिए और वो पेन किलर एज अ नेचुरल सब्सटेंस एज अ क्रूड ड्रग फिलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो पेन किलर में इन्होंने अपने को बहुत सारी ड्रग्स दे दी। तो सपोज वो ड्रग अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो अपने पास दूसरे मेथड्स भी हैं पेन को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने पास दूसरी ड्रग्स पता है कि ये वाली ड्रग्स भी हैं जो कि पेन को कम करती हैं। डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो ड्रग हैविंग डिफरेंट एक्शंस ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप देन कॉज एम्बिगुलेटरी और कंफ्यूजन। यानी कि अगेन काफी सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिनमें एक से ज्यादा यूज होते हैं, तो वो क्या होंगी, अलग अलग कैटेगरी में प्लेस होगी। सपोज कोई ड्रग है जो कि जीआईटी पे भी काम कर रही है और सीएनएस पे भी काम कर रही है, तो सीएनएस वाली कैटेगरी में भी देखने को मिलेगी और जीआईटी में भी मिलेगी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है सिनकोना। सिनकोना है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग भी है और हार्ट पे भी काम करती है एज ए एंटी अरिथमेटिक, यानी कि जो रिदम्स है हार्ट की जो जब चेंज हो जाती है तो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं उस चीज को सेट करने के लिए। तो जो सिनकोना है वो दोनों में काम आती है। कैसे? सिनको के जो आइसोमर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्विनीन और एक होता है क्विनिडीन। केवल OH फैक्टर का OH का मॉलिक्यूल का फर्क रहता है। वो क्विनीन है तब तो वो एंटी मलेरिया एक्टिविटी दे रहा है, और अगर आपने उसको क्विनिडीन के रूप में दे दिया तो दिस इज एंटी अरिथमेटिक, यानी कि वो हार्ट डिजीज के अंदर दिया जा सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्टिविटी अगर दो से ज्यादा प्रेजेंट है तो ग्रुप में भी दो से ज्यादा में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है जो कि क्रिएट हो सकती है। या फिर दूसरा साइड इफेक्ट अपन गॉड नहीं देके उसको अपन केवल एक ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.